ये कहानी आज से कई सौ साल पुरानी है, जहाँ मेडिकल साइंस को लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। आम बीमारियों से लोग मर जाया करते थे क्योंकि ऑपरेशन और सर्जरी करना मना था। तो कहानी शुरू होती है एक हकीम को दिखाते हुए, जो जड़ी बूटियों के बारे में काफी अच्छे से जानता है, जिसके जरिए वो लोगों की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करता है। उसके इलाज से बहुत लोग ठीक भी हो चुके होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे पसंद नहीं करते और वो इसे जादूगर कहते हैं। उन लोगों का मानना ये है कि वो काला जादू करके लोगों का इलाज करता है, जिससे लोग ठीक हो जाते। इसीलिए वो लोग ना तो इसे पसंद करते थे और ना ही इसे अपना इलाज करवाया करते थे। मगर इसके बावजूद भी वो हकीम नहीं रुकता और जितना हो सके वो उतना ही लोगों की मदद करता था। वो उनका इलाज भी करता था और काफी जरूरी बातें भी उन्हें बताया करता था कि किस तरह से वो थोड़ी बहुत मेहनत करके ठीक हो सकते हैं, और अगर उन लोगों को दोबारा कोई बीमारी हो भी जाती है तो वो लोग किस तरह जड़ी बूटियों की मदद से अपना इलाज खुद कर सकते। अब एक दिन वो हकीम एक गाँव के लोगों को इन्हीं सब चीजों के बारे में बता रहा होता है, और तभी हमें यहाँ एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रोब होता है, जो हकीम की इन बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। उसे तजस्सुस भी हो रहा था इन सब के बारे में। उसकी बातें सुनने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। उसके घर पहुँचने पर हम देखते हैं कि रोब की फैमिली काफी गरीब है, जहाँ वो अपनी मोम और दो बहन भाइयों के साथ रहता है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि रोब की मोम काफी बीमार है, मगर उन्हें क्या बीमारी है इस बारे में वो नहीं जानते। लेकिन आज रात रोब देखता है कि उसकी मोम की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है। फिर वो जैसे ही अपनी मोम के दिल पर हाथ रखता है तो उसे बड़ा ही अजीब सा महसूस होता है, जिस वजह से वो परेशान हो गया था और डर भी जाता है। अब इन हालात में उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो तब अचानक से उसे उस हकीम का ख्याल आता है। वो फौरन भागकर उसके पास जाता है। वो उसे अपनी मोम की खराब हालत के बारे में बताता है, जिस वजह से वो हकीम फौरन ही उसके साथ चल पड़ता है। जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो गाँव के बहुत सारे लोग पहले से ही उनके घर पर जमा थे, जो उस हकीम को इलाज करने नहीं देते, जिस वजह से रोब की मोम की तकलीफ काफी बढ़ जाती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ हमें उसकी मोम की बीमारी का पता चलता है। उन्हें अपेंडिक्स हुआ था, जिसके बारे में उस जमाने में लोग नहीं जानते थे। फिर अगले दिन रोब की बहन भाइयों को गांव वाले अपने साथ ले जाते हैं अपनी नौकर बनाकर, जिसे अब यहाँ पर रोब बिल्कुल अकेला रह गया था। उसे अपनी मोम के गुजर जाने का भी काफी दुख था, इसीलिए वो हकीम के साथ जाने का फैसला करता है। तब हकीम भी मान जाता है क्योंकि उसे भी इस चीज से कोई एतराज नहीं था। जिसके बाद वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हकीम का कोई एक ठिकाना, कोई एक घर नहीं है। वो कभी एक गांव जाता है तो कभी दूसरे गांव। तो अब इस तरह से वो लोग इधर से उधर जाकर लोगों का इलाज करने लगते हैं। अब ऐसे करते करते काफी साल गुजर जाते हैं, जहाँ रोब अब बड़ा हो गया था और वो आज भी अपेंडिक्स का इलाज ही ढूंढ रहा होता है। यानी जिस वजह से उसकी मोम की मौत हुई थी, वो चाहता था कि जो उसकी मोम के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और वो कैसे भी करके इस बीमारी का इलाज ढूंढ ले। लेकिन यहाँ पर वो हकीम भी अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। वो जड़ी बूटियों से लोगों का बस बाहरी इलाज ही करता था। जिस्म के अंदर क्या है, वो कैसे काम करता है, इस बारे में वो नहीं जानता था। Remember boy, the more painful the treatment. ऐसे एक दिन एक आदमी का इलाज करते हुए जैसे रोब उसके दिल पर हाथ लगाता है तो उसे दोबारा से अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा उसे तब महसूस हुआ था जब उसकी मोम की मौत हुई थी, जिस वजह से वो एक बार फिर डर जाता है और बाद में हकीम से कहता है कि मैं जानता हूँ ये आदमी आज रात मर जाएगा। तब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, रात को ही वो आदमी मर जाता है। तो इससे हम ये बात समझ पाते हैं कि रोब के पास ये खूबी है कि वो आने वाली मौत को देख सकता है। पहली बार उसने अपनी मोम के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया था, तभी तो वो घबरा गया था। हकीम भी रोब की इस खूबी की वजह से काफी हैरान था। पर अब गांव के लोग इस आदमी की मौत का जिम्मेदार रोब और हकीम को समझते हैं और इन पर इल्जाम लगाते हैं कि इन्हीं के इलाज की वजह से उस आदमी की मौत हुई। इसीलिए वो इन दोनों को मार मार कर अपने गांव से निकाल देते हैं। इसी बीच हकीम को मोतिया हो जाता है, यानी आंखों की एक बीमारी जिसे अब उसे दिखाई नहीं दे रहा था, और उस जमाने में इसका भी कोई इलाज नहीं था। मगर रात को कुछ लोगों से इन्हें पता चलता है कि एक डॉक्टर जो ज्यूस है उसके पास इस बीमारी का 100% इलाज है। तो अब ये लोग उस डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर हकीम की आंखों का ऑपरेशन करते हैं, जिससे अब हकीम को दोबारा से दिखने लगता है। मतलब कि उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया था। तब इस चमत्कार से रोब
रोब भी काफी खुश हो जाता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि आपने ये ऑपरेशन कहाँ से सीखा। तो वो डॉक्टर उसे एक सीनियर डॉक्टर इब्ने सीना के बारे में बताता है जो इस वक्त रशिया में है। उनका एक काफी मशहूर हॉस्पिटल है जिसके अलावा वो लोगों को मेडिकल साइंस भी पढ़ाते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी जिसका इलाज उनके पास ना हो। और अब ये जानकर रोब काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो ये फैसला कर लेता है कि मैं वहाँ जाकर पढ़ूंगा ताकि मैं अपेंडिक्स का इलाज करना सीख लूं। लेकिन वो ज्यूस डॉक्टर उसे साथ साथ वार्न इनिशियो करना भी करते हैं कि तुम्हें वहाँ जाने के लिए मिस्र से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से किसी और मजहब के लोगों को गुजरने की इजाजत नहीं है। मगर इसके बावजूद भी रोब वहाँ पर जाने का फैसला करता है। जाते जाते वो हकीम का शुक्रिया अदा करता है उस सब के लिए जो उसने हकीम से सीखा था। यहाँ हकीम भी उसे बहुत सारी दुआएं देकर अच्छा अलविदा कहता है, जिसके बाद उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब पानी के रास्ते से उसे मिस्र जाने में पूरा 1 साल लगने वाला था। जिस बहरी जहाज से वो जा रहा था उसमें और भी बहुत सारे ज्यूस थे। उनका ही नौकर बनकर वो जाता है। फिर जब ये लोग मिस्र पहुंच जाते हैं तो कुछ ज्यूस रोब को समझाते हैं कि किस तरह से दुआ करनी है, कैसे उठना बैठना है और कैसे अकेले टाइम में रहना है। मतलब अकेले वक्त में उसी वो वाली प्रे करनी है जो ज्यूस करते हैं। अब यहाँ मिस्र से रोब को उस शहर में जाना था जहाँ इब्ने सीना का हॉस्पिटल है। रेगिस्तान से वहाँ पहुँचते पहुँचते इन्हें 2 महीने लग जाते हैं। इनके इसी ग्रुप में एक लड़की भी थी जो बहुत खूबसूरत थी और उसे बेचने के लिए पर्शिया ले जाया जा रहा था। रास्ते में इन्हें एक आर्मी भी दिखाई देती है जो काफी जालिम थी क्योंकि उन्होंने एक गांव के सारे लोगों को मार दिया था। इसी गांव में इन्हें एक छोटी बच्ची भी मिलती है जिसे वो लड़की अपने साथ रख लेती। रास्ते में बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है तो रोब उसकी मदद करता है और इस तरह से उस लड़की और रोब की दोस्ती हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगी थी। मगर जब वो रेगिस्तान से गुजर रही थी तो तभी अचानक यहाँ रेत का तूफान आ जाता है जिससे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर जैसे ही तूफान रुकता है तो वहाँ सिर्फ अकेला रोब था क्योंकि बाकी सब लोग मारे गए थे। तो अब वो अकेला ही उस शहर में पहुँच जाता है जहाँ इब्ने सीना का हॉस्पिटल है। ये शहर दरअसल मुसलमानों के एक राजा का था। अब रोब इस गंदी हालत में जैसे तैसे करके उस हॉस्पिटल में चला जाता है, मगर उसकी हालत देखकर वहाँ के लोग उसे मारते हैं और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। फिर जब एक आदमी उसे बेहोशी की हालत में देखता है तो वो रोब को इस हॉस्पिटल में दाखिल कर लेता है। अब जैसे रोब को होश आती है तो उसे अपनी चोटों में जरा भी दर्द नहीं हो रही थी, इसीलिए वो अपने पास में खड़े हुए आदमी से पूछता है कि आपने मुझे कौन सी दवाई दी है, क्योंकि मैं काफी जख्मी था मगर अब मुझे मेरी चोटों का एहसास नहीं हो रहा कि मुझे कुछ हुआ भी था। तब यहाँ बातों ही बातों में रोब उस आदमी को बताता है कि मुझे भी मेडिकल साइंस पढ़नी है, लोगों का इलाज करना सीखना है ताकि मैं फिजिशियन बन सकूं या कोई हकीम या फिर छोटा मोटा डॉक्टर ही सही। फिर अगले दिन रोब को सीधा क्लास में ले जाया जाता है जहाँ पहुँचकर उसे ये बात पता चलती है कि जिस आदमी से वो कल बातें कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि इब्ने सीना ही है, जहाँ वो अपनी क्लास में फिजिक्स, फिलोसफी और इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं। यहाँ रोब को काफी कुछ सीखने को मिलता है। उसे पुराने मशहूर साइंटिस्ट के बारे में भी पता चलता है। यहाँ उसकी 2 लड़कों के साथ दोस्ती भी हो जाती है। बहुत जल्द रोब को ये बात पता चलती है कि जो लड़की उसकी दोस्त बनी थी वो मरी नहीं है बल्कि अभी जिंदा है, मगर बहुत जल्द उसकी शादी एक काफी बड़े आदमी से होने वाली है और वो आदमी उस लड़के की फैमिली से होता है जो रोब का दोस्त था। तो अब ये जानकर रोब को काफी दुख होता है। बहुत जल्द उसके दोस्त को भी ये बात पता चल जाती है कि वो लड़की और रोब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब दुखी होते हुए रोब एक लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की ठीक नहीं थी बल्कि वो बीमार थी। तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है ताकि वो उसका इलाज करके उसकी जान बचा ले। इसी बीच इब्ने सीना को भी रोब की इस खूबी के बारे में पता चल जाता है कि वो आने वाली मौत को देख सकता है, मतलब कि कब किसकी मौत होने वाली है। यहाँ वो इब्ने सीना को अपनी मॉम के अपेंडिक्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि इसी वजह से मैं गरीब लोगों का इलाज करना चाहता हूँ, लेकिन मुसीबत की बात तो ये होती है कि इस इतने बड़े हॉस्पिटल में भी इंसानों पर कोई भी तजुर्बा करने की इजाजत नहीं थी, जिस वजह से रोब काफी दुखी भी था और मायूस भी। वो सोचता है कि मैं दुनिया के दूसरे कोने में आ गया हूँ, मगर यहाँ भी मैं वो सब नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ, जिससे जाहिर है मैं ये भी नहीं जान पा रहा कि मैं उस बीमारी का इलाज कैसे करूँ जिससे मेरी माँ गुजर गई। तो इसीलिए वो यहाँ इब्ने सीना से सवाल करता है कि आखिर हम इंसानों के जिस्म के अंदर
क्यों नहीं देख सकते। जिसमें वो जवाब देते हैं कि आजकल के दौर में और हर मजहब में इंसानों को काटना यानी चीरफाड़ करना काफी बुरा समझा जाता है। मतलब कोई भी इधर ऑपरेशन नहीं कर सकता और हो सकता है कि शायद आज से तकरीबन 100 या 1000 सालों के बाद ये सारी चीजें यानी सर्जरी और ऑपरेशन आम हो जाएं। मगर इस दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है। अब यहाँ टोटल 3 तरह के ग्रुप्स थे। एक तो था मुसलमानों के राजा का ग्रुप जो दूसरे मजहब के लोगों को इत्तेफाक और प्यार से रहने का कहता था। मेडिकल और साइंस को वो काफी बढ़ावा देता था। दूसरा ग्रुप होता है पर्शियन का, जबकि तीसरे ग्रुप के लोग दूसरे शहर से आए थे और ये वही लोग थे जो जालिम थे, इन्हें जिन्होंने उस पूरे गाँव को खत्म कर दिया था। मगर इन दोनों ग्रुप्स को मुसलमानों के राजा का सलूक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका मानना था कि वो एक कमजोर राजा है, इसी वजह से वो अक्सर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करते रहते थे। फिर एक दिन उन जालिम लोगों की आर्मी एक खतरनाक बीमारी वाले आदमी को इनके शहर में भेज देती है, जिस वजह से काफी तेजी से वो बीमारी पूरे शहर में फैल जाती है। अब जो अमीर लोग थे वो तो इस शहर से भाग गए थे, जिनमें उस लड़की का हस्बैंड भी शामिल था। वो लड़की भी इस बीमारी का शिकार होकर अपने घर में पड़ी थी। अब शहर की ये हालत देखकर इब्ने सीना के स्टूडेंट्स सारे गरीब और बीमार लोगों को ठीक करने में लग जाते हैं। अब जो लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे उनके जिस्म पर काले रंग के निशान थे, जो देखकर रोब मशवरा देता है कि हमें सर्जरी करके इन काले निशानों की जो जड़ें हैं उन्हें ही निकाल देना चाहिए। लेकिन क्योंकि सर्जरी ऑपरेशन की इजाजत नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता और अब देखते ही देखते हजारों की तादाद में लोग मरने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि रोब काफी समझदार था, इसीलिए उसे ये बात पता चल जाती है कि ये बीमारी इतनी तेजी से चूहों की वजह से फैल रही है। तो अब ये लोग चूहों को मारने वाला जहर बनाते हैं, जिससे शहर के सभी चूहों को मार दिया जाता है और जितने भी लोग बचे थे उन्हें कुछ नहीं होता। जिसके बाद अब देखते ही देखते इनकी दवाइयों से लोग ठीक होने लगते हैं। वो लड़की भी मौत के मुंह से वापिस आती है, क्योंकि बाल बाल उसकी जान बचती है, जो देख रोब भी काफी खुश हो जाता है। पूरे शहर की हालत भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो सारे अमीर लोग जो यहाँ से भागे थे वो भी वापिस आ जाते हैं, जिनमें उस लड़की का हस्बैंड भी शामिल था। कुछ वक्त के बाद उस हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का एक मरीज आता है, मगर ऑपरेशन ना होने की वजह से वो बेचारा दर्द में तड़पता तड़पता ही मर जाता है। लेकिन उस इंसान के मरने से पहले ही रोब उससे ये इजाजत ले चुका होता है कि मरने के बाद क्या मैं आपका ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो तब इस बात के लिए उस आदमी ने हाँ कर दी होती है। अब क्योंकि यही वो बीमारी थी जो बार बार उसे परेशान कर रही थी, इसीलिए वो बगैर किसी की इजाजत लिए उस आदमी की लाश का ऑपरेशन करने लगता है। हालांकि उसे काफी डर लग रहा था, मगर वो फिर भी उस लाश की चीरफाड़ करके उसे देखने लगता है। वो उसके दिल को अपने हाथ में रखता है और देखता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। जिस्म के सारे हिस्सों की वो एक ड्राइंग बना लेता है ताकि बाद में ये उसके काम आ सके। यहाँ उसे अपेंडिक्स के बारे में भी पता चल जाता है कि आखिर ये होती कहाँ पर है और उसे कैसे निकाला जा सकता है ये भी। मगर यहाँ के कुछ लोगों को उसकी इस हरकत के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो रोब और इब्ने सीना को पर्शियन के लीडर के पास ले जाते हैं, जहाँ इन दोनों को मौत की सजा सुना दी जाती है। अब रोब की वजह से बाकी ज्यूस का भी यहाँ पर रहना मुश्किल होने वाला था, इसीलिए इतने खतरे के माहौल में भी वो अपनी असलियत बता देता है कि मैं ज्यूस नहीं हूँ बल्कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ। I'm a Christian. इसीलिए प्लीज मेरी वजह से बाकी ज्यूस को सजा मत दीजिए। लेकिन ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि रोब एक क्रिश्चियन है, क्योंकि उसने खुद को ज्यूस की मजहब के मुताबिक ही ढाल लिया था। उस लड़की के हस्बैंड को भी ये बात पता चल जाती है कि ये और रोब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो सजा देने के लिए वो उस लड़की को जमीन में गाड़ देता है। अब रोब का वो दोस्त जो ज्यूस था वो भी रोब पर काफी गुस्सा करता है कि तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया कि तुम ज्यूस नहीं हो बल्कि क्रिश्चियन हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि मुसलमानों के राजा बीमार पड़ने लगते हैं। उन्हें भी असल में कोई और बीमारी नहीं बल्कि अपेंडिक्स ही थी। तो वो रोब और इब्ने सीना को पर्शियन की कैद से आजाद करवाते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों से कहते हैं कि ये मेरा हुक्म है, मेरी तरफ से आप दोनों को ये इजाजत है कि आप मेरा ऑपरेशन करें। मगर रोब ये सुनकर काफी डर जाता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी जिंदा इंसान पर सर्जरी नहीं की थी। लेकिन यहाँ इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, या तो इन्हें उस राजा का ऑपरेशन करना था या फिर फांसी पर चढ़कर मरना था। तो अब यहाँ पर रोब ऑपरेशन करने के लिए मान जाता है, लेकिन ऑपरेशन करने के बदले में वो एक मांग करता है कि उस लड़की को आजाद कर दिया जाए। तब राजा उसकी बात मान जाते हैं और उस लड़की को आजाद कर भी दिया जाता है। इसके बाद इब्ने सीना, रोब और उसका दोस्त डरते हुए पहली बार राजा की सर्जरी करने लगते हैं, जहाँ उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे वो काफी घबराए हुए थे कि वो जिंदा इंसान पर सर्जरी कैसे करें, लेकिन फिर आखिरकार वो उसकी अपेंडिक्स निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ऑपरेशन करने
लेने के बाद रोब काफी मुतमईन सा दिखता है, उसे काफी सुकून मिलता है। अंदर ही अंदर वो खुद को अपनी माँ का ऑपरेशन करता हुआ देखता है। राजा भी यहाँ बिल्कुल ठीक होते हैं, इसीलिए उनकी और रोब की दोस्ती हो जाती है। मगर इस बात से सारे पर्शियन उस राजा पर काफी गुस्सा होते हैं। उन्हें राजा पर इस बात का भी गुस्सा था कि उन्होंने इब्ने सीना और रोब को यहाँ से भगा दिया, उन्हें सजा भी नहीं दी गई। इसीलिए पर्शियन सीधा जाकर उस खतरनाक ग्रुप से मिलते हैं, जिसके बाद दोनों ग्रुप्स एक होकर अपने ही शहर पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा तीसरी ग्रुप के बाकी लोग शहर के बाहर भी हमला कर देते हैं, जिससे पूरे शहर में हलचल मच जाती है। और तो उन लोगों ने हर जगह पर आग भी लगा दी थी। मगर यहाँ जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो एक रास्ते से निकलकर अपनी जान बचा रहे थे। यहाँ उन ग्रुप्स ने एक लौते हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को भी जला दिया था, जहाँ हम बाद में इब्ने सीना को अपनी लाइब्रेरी में देखते हैं। तब रोब आखिरी बार उनसे मिलने के लिए आता है, ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। यहाँ इब्ने सीना रोब को अपनी एक काफी जरूरी मेडिकल डायरी देते हैं। साथ ही वो रोब को एक नाम भी दे देते हैं कि तुम एक फिजिशियन हो, यानी हकीम हो, एक डॉक्टर हो। यहाँ इब्ने सीना भी काफी बीमार थे, जिस वजह से रोब को काफी परेशानी होती है। वो अपना दुखी मन लेकर ना चाहते हुए भी उस लड़की के साथ यहाँ से चला जाता है। उसे लेकर वो वापस अपने शहर आ जाता है। यहाँ वो शादी करके अपना एक हॉस्पिटल भी खोल लेते हैं। रोब अपने बिछड़े हुए बहन भाइयों को भी यहाँ ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ सालों के बाद यहाँ वो शुरुआत वाला हकीम वापिस आता है, लेकिन कोई भी मरीज इलाज करवाने के लिए अब उसके पास नहीं जाता। यहाँ एक बच्चा उसे रोब के हॉस्पिटल के बारे में बताता है, तो यहाँ हकीम ये जानकर काफी खुश हो जाता है कि रोब ने अपना एक हॉस्पिटल खोल लिया है। वो भी रोब से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो दोनों एक बार फिर से काफी खुशी खुशी मिलते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।